अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, एक दफ़ा फिर आपको लिए चलेंगे कौमी असम्बली के इजलास की जानिब, जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल कर रहे हैं। मैं बता सकूं कि ये एक काम है इमरान खान साहब का जिसको मैं भी मानता हूं, मैं भी समझता हूं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो पहले मैंने सोचा कि ये जो बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया गया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, इतना सारा पैसा इसमें खर्च किया गया है कि इसका कोई ना कोई तो फायदा होगा, मगर इसमें मुझे वो मजा नहीं आया जनाब स्पीकर। इतना इन्वेस्टमेंट के बावजूद तो जो मालिकान हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अमीन तरीन लोग हैं, उनको शायद कोई फायदा हुआ होगा, मगर जो ना रोजगार में इजाफा हुआ है उस सेक्टर में, ना तनख्वाह में इजाफा हुआ है इस सेक्टर में, तो इससे वाज़े नजर आ रहा है कि ये जो NRO दिया गया है, जो एमनेस्टी स्कीम दिया गया है इस सेक्टर के लिए, जिसका एक्सटेंशन इस बजट में है, वो आम आदमी के लिए तो नहीं है। आप इनके लिए इतना पैसा का बंदोबस्त कर सकते हो, मगर पाकिस्तान के किसान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई एमनेस्टी नहीं होता। अगर इस बजट में रिलीफ है तो अमीरों के लिए रिलीफ होगा, आम आदमी के लिए तकलीफ है। मगर मैंने एक पॉइंट जनाब स्पीकर मेरे नजर से गुजरा जो वाकई ही एक बहुत ही बड़ा कामयाबी है। एक पॉइंट है जो मैं समझता हूं हमें कौम के सामने लाना चाहिए, आपको भी इस पे ज्यादा प्रमोशन करना चाहिए कि इसमें जो है ना खान साहब की कामयाबी है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020 to 2021, the population of horses has stagnated in Pakistan, but the population of donkeys has increased drastically. 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर PTI के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। थैंक यू जी। जनाब हमाद अजहर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, और मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन को कि यहां बैठ के आज मेरी तकरीर सुने। मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ, अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर झूठ अपना बेनकाब करना चाहते हो तो कायदे इख्तिलाफ मेरी तकरीर सुन के जाओ। प्लीज अगर हिम्मत है तो बैठो और मेरी तकरीर सुन के जाओ। और वो चले गए, और वो बैठा हुआ है बिलावल साहब, बैठा हुआ है हमाद बिलावल साहब बैठा हुआ है। मैडम आप बैठ जाए, उसको बात कर जनाब स्पीकर, बात कर ले भी। आप लोग बैठ जाए, मैं जवाब देता हूँ अपनी सीटों पे बैठ जाए प्लीज। मैं जवाब देता हूँ, अपनी सीटों पे बैठ जाए प्लीज, बात कर ले। जनाब स्पीकर, हमें आज एक नाबालिग सा लेक्चर मिला, और ये नाबालिग लेक्चर जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी जिम्मेदारी नहीं की, कभी कारोबार नहीं किया, उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है, उन्होंने हमें बताया कि ये मुल्क कैसे चलाना है। जनाब स्पीकर, उन्होंने कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। मेरे जनाब स्पीकर जी आप प्लीज अपना आप तशरीफ रखें प्लीज। जनाब स्पीकर, ये वही शख्स है जिसने कहा था कि मैं तुमको जूता मारूंगा, और इसने आज तक इसने माफी नहीं मांगी। ये वही शख्स है। ये बजट तक इसको किसी किस्म की रिलीफ देने की जरूरत नहीं। जनाब स्पीकर, हमें कहा गया कि दिस इज अ गवर्नमेंट बाय पपेट्स। Do they want a government of convicts? Do they want a government in which the people are known
not by their names but by the dirtiest scandals in the history of this country. हमें लोगों ने मुंतखब किया है 22 साल की इमरान खान की जिद्दोजहद के बाद। हम कोई 10% 20% की बुनियाद पे यहाँ नहीं आए। हम कोई चंद जागीरदारों को डरा धमका के उनको पैसे दे के यहाँ पे नहीं पहुंचे। और हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो जांबाज कारकुन हैं और वो जा रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। ये जो जानवर गिना रहे थे अपने आखिरी कलमे में, जो बड़ी नामुनासिब बात की, मैं आज उसका जवाब दूंगा। इनमें हिम्मत नहीं है सुनने की। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो आपके सामने डाइस है, इस पे एक साबिक वजीर आज़म ने खड़ा होकर कहा था कि मैं जूता मारूंगा और आज तक माजरत नहीं की। ये जो खड़ा है ऐवान, ये जो यहाँ पे ये जो कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की सीट है, यहाँ पे खड़ा होकर एक शख्स ने शीरी मजारी को के ऊपर जो कलमात कहे थे वो भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्हीं डेस्कों से जो आवाज़ें आती हैं वो भी आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। उससे बुरी आवाज़ें हमने कभी किसी गली कूचे में नहीं सुनी जो पीपल्स पार्टी के उन डेस्कों से आती हैं। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि जो आज हमें लेक्चर दे रहे थे कि ये मुल्क कैसे चलाना है, यहीं से आवाज़ आई और पंजाब को गाली दी गई और कहा गया कि पूरे पंजाब का कल्चर है गाली देना। इन्हीं डेस्कों से आवाज़ आई। मैं भी पंजाब की मिट्टी का एक बेटा हूँ। पंजाब का कल्चर गाली देना नहीं है, पंजाब का कल्चर हरगिज़ गाली देना नहीं है। और जो शख्स ये कहेगा वो पंजाब की तहजीब को, पंजाब की तारीख को, पंजाब की सकाफत को, पंजाब के कल्चर को, पंजाब की तारीख को मसख कर रहा है। और मैं आपसे कहूँगा, आप इस वक्त प्रिविलेज मोशन मूव करें और उस शख्स को कटहरे में खड़ा करें जिसने एक पूरे सूबे की इस तरह बेहुरमती की है। जनाब स्पीकर, क्योंकि वो तो चले गए हैं, उन्होंने महंगाई पे बड़ा तज़किरा किया और इकोनॉमिक ग्रोथ पे कि ये 4% ग्रोथ कहाँ से आ गई। इस पे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैंने डेटा निकाला। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तो मैंने डेटा निकाला। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अपनी सीटों पे तशरीफ रख ले प्लीज, अपनी सीटों पे तशरीफ रख ले प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। स्पीकर साहब, मैंने डेटा निकाला कि आखिर पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन को 4% ग्रोथ पे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो पता लगा कि इनके 5 साल में कोई एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें ये 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सके। फिर महंगाई की शरह पे बड़ी बात हुई तो मैंने देखा कि ये महंगाई की शरह के ऊपर बात कर रहे हैं। इस वक्त 8.5% के करीब औसतन महंगाई की शरह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन के दौर में, इनकी जमात के दौर में, ये तो उस वक्त इतने शायद अभी बच्चे होंगे, 21% पहले साल में महंगाई, पाकिस्तान की पिछले 20 साल की बुलंद तरीन सतह। दूसरे साल में 11.7%, तीसरे साल में 13.7% और फिर 11% महंगाई। इस वक्त 8.5% महंगाई की शरह है। कीमतें बढ़ने की मैं रफ्तार की बात कर रहा हूँ, तो शायद ये है। फिर इन्होंने BISP का जिक्र किया कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बड़ा ज़बरदस्त। क्या ये वही प्रोग्राम नहीं जिसके अंदर फरजाना राजा आपकी चेयरपर्सन BISP 150 करोड़ रुपए की मफरूर है? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जनाब स्पीकर? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जिसमें जब हम आए तो हमने देखा कि लाखों लोग ऐसे थे जो साहिब हैसियत थे और उनको सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी की बुनियाद पर ये वजीफे लगाए जा रहे थे? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जिसमें से हजारों सरकारी अफसरों को निकाला गया जिन्होंने अपने नाम डाले गए थे? क्या ये 8 लाख बंदों को निकाला गया? क्या ये वही नहीं है प्रोग्राम जो इनके दौर में चल रहा था, जिसमें सिर्फ 30-35 लाख लोग थे और हमने पिछले साल 1.60 करोड़ घरानों को एहसास प्रोग्राम के जरिए इसकी मदद पहुंचाई है। पॉवर्टी की और अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर्स की बात हुई और अपनी ही बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। कहते पॉवर्टी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। कोई फिगर नहीं दी, कोई डेटा नहीं दिया, क्योंकि सर्वे तो हुआ नहीं 2016-17 से। उसके बाद खुद ही एक इदारा है, कोई उसका नाम लिया और कहा कि इस इदारे के मुताबिक 3 सूबों में पिछले 2 साल में गुर्बत की शरह जो है उसमें कमी आई है। यानी एक तरफ कहते रहे कि करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और दूसरी जगह किसी और एक सर्वे का जिक्र कर दिया और कहा कि देखो ये 3 सूबों में पिछले 2 साल में कमी आई और एक में नहीं आई। और वो आपने भी सुना कि उसकी किस तरह की इन्होंने आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बातें की। जनाब स्पीकर, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमने इस साल सैलरीज में 10% इजाफा किया है
और महंगाई की औसतन शरह मैंने आपको बताई कि वो 8.5% है। ये अपने दौर में ज़्यादा इजाफा ज़रूर करते थे क्योंकि साथ साथ ये भर्तियाँ भी करा रहे थे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ में और सारा कुछ, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए इजाफा करते थे क्योंकि इनके दौर में महंगाई की शरह ज़्यादा थी। मैंने आपको बताया कि 21% से लेकर 14% तक महंगाई की शरह इनके दौर में रही, इसलिए इनको ज़्यादा इजाफा करना पड़ता था। ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ज़्यादा इजाफा करते थे, ये कोई बड़ा तीर नहीं मारते थे। और जितनी इनके दौर में महंगाई में इजाफा हुआ है उतनी इन्होंने आमदन में इजाफा नहीं किया लोगों की। टैक्सेस के ऊपर बात हुई कि जी आपने टैक्सेस जो हैं वो 20% तो ग्रो कर लिए हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा। इनके दौर में टैक्स टू जीडीपी रेशियो 5 साल के अंदर नीचे गया था। जब ये आए थे तो जितना रेशियो था उससे 5 साल में नीचे गया था। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि फाटा में और एजेके में आपने कोई टैक्सेस लगा दिए हैं। शायद इन्होंने बजट नहीं पढ़ा, बजट पढ़ के मुझे दिखाएं कि कौन से टैक्सेस फाटा और एजेके में लगाए हैं इस बजट में हमने। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर इन्होंने ये कहा कि पेट्रोल जो है आपने बहुत महंगा कर दिया है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत में जब ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया होता तो फिर ऐसे ही स्टेटमेंट्स आती हैं, क्योंकि ये जो मुस्तकिल लोग होते हैं ना, जिन्होंने मुस्तकिल सिर्फ बातें की होती हैं या अपने बाप दादा के सर के ऊपर वो आ जाते हैं या किसी की करके आ जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तेल दुनिया का सबसे सस्ता तेल है, दुनिया का सबसे सस्ता तेल है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हमारा पेट्रोल और डीजल इस वक्त पीडीएल की शरह जो है वो 2 रुपए पे पहुंच चुकी है। ये 25 रुपए पे होती थी एक टाइम के ऊपर। 17% इस वक्त सेल्स टैक्स है। जब मुस्लिम लीग नून के दौर में कीमत नीचे जाती थी ये सेल्स टैक्स को 56% तक भी ले गए थे। हमने 17% से नहीं बढ़ाया, हमने सारा पास ऑन किया। तो बजाय कि इस चीज़ का हमें वो क्रेडिट देते तो वो चले गए। इन्होंने कहा आप किस मुंह से अपने हल्के में जाते हैं। हमारे हल्के में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई, अल्लाह का शुक्र है। हमारे हल्कों में अल्लाह का फजल है, हम HIV और एड्स से महफूज हैं। हमारे हल्कों में ऐसे हालात नहीं है कि जैसे मोंजो दाड़ो में 3000 साल पहले आसारे कदीमा होते हैं वैसे जाओ तो हैं, और वैसे कहने को बड़े बड़े मज़ार भी बने हुए हैं और वैसे कहने को बड़े बड़े महलात भी बने हुए हैं। ऐसे अल्लाह का शुक्र है हमारे हल्कों में हालात नहीं है, हमें बड़ा प्यार मिलता है। कराची के MNAs के साथ जिस हकारत से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो सज़ा एक पॉलिसी के तहत सिंध के शहरों को दी जा रही है वो आज इनके अल्फाज में नज़र आई, वो हकारत, वो नफ़रत नज़र आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनकलाब और सियासी तब्दीली कराची में आई है, इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में वो सिंध के देही इलाकों में भी आएगी। ये चंद जागीरदार जिनके सर पे आप अभी भी सिंध की हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका के और लालच दे के कुछ को, ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और आजकल एक नई तशरीह भी निकली हुई है। कहते हैं कि जी किसी जगह पे मैंने देखा इन दोनों पार्टियों के लोग बैठ के कहते हैं कि ठीक है थोड़ी करप्शन होती है, काम शाम भी निकलता रहता है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर करप्शन के सिर पे डेवलपमेंट होती, अगर करप्शन के सिर पे होती तो ये सिंध तो इस वक्त कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गया होता। अगर कोई देखना चाहता है कि करप्शन से क्या तबाही फिरती है पूरी दुनिया में, तो जाओ आज जाके सिंध का हाल देखो, फिर आपको नजर आएगा कि कैसे करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया गया, उनके मुस्तकबिल को कुर्बान कर दिया गया जब हुक्मरान जो आते हैं वो करप्ट होते हैं। और उसकी आज जिंदा मिसाल करप्ट जो सिंध है। सिंध की हालत देख के ये डिबेट दफन हो जानी चाहिए कि करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की जिंदगियों से। लोगों की जिंदगियां उजड़ गई हैं आज उसके अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सिंध की हुकूमत जो है वो कोई बाहर से बैठा है शख्स, कोई याकूब मेमन के कौन है वो कर रहा है, यूनुस मेमन कर रहा है, और सिंध में कोई निजाम नहीं है। ये तो हम सबको पता है, हम सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है स्पीकर साहब, और ये जो लोग बैठे हैं सिंध से आए हैं इनको भी पता है जो चले गए हैं। जनाब स्पीकर, स्टील मिल की बात की गई तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1990 में जब आप आए थे तो सलमान फारूकी का स्कैंडल था, जिसके बाद पैसे भी वापस दिए गए प्ली बार्गेन में। 2008 में जब आप आए तो रियाज लालजी का स्कैंडल था, और अरबों रुपए मुनाफे वाली स्टील मिल जिसके अकाउंट में 7 अरब रुपए पड़े थे, जब आप चले गए थे तो वो अरबों रुपए के खसारे में थी और अकाउंट में 1 पैसा नहीं था। और इन्होंने कहा तुमने स्टील मिल बंद कर दी है। स्टील मिल हमने नहीं बंद की, स्टील मिल मुस्लिम लीग नून ने 2015 में बंद की थी।
अच्छा, फिर इन्होंने ये कहा कि डीएपी की कीमत बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल महंगी हुई है, लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि खुद कभी जिम्मेदारी नहीं की, कि डीएपी पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा इंपोर्ट होता है। ये पाकिस्तान नहीं बनाता, और सारी दुनिया में इस वक्त उसकी इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई हैं। ये एक कमोडिटी है जिसका बाकायदा एक इंडेक्स निकलता है और इसकी फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है। ये रेट ना हुकूमत पाकिस्तान तय करती है, ना हमारा प्राइवेट सेक्टर तय करता है। ये सारा जो डीएपी है अक्सर ही 70% से ज़्यादा ये इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में, और इसकी कीमत जो है उसका तयन इंटरनेशनल फोर्सेस करती है। यूरिया की जो कीमत है, यूरिया हमारे मुल्क में बनता है, जितनी सब्सिडी पहले जा रही थी उतनी ही जा रही है, बल्कि जब हम आए थे तो 2000 रुपए के करीब था, अब कोई 1750 के करीब है उसकी बोरी। ट्यूबवेल्स के ऊपर इन्होंने बात की कि आपने बहुत महंगा कर दिया है। बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसके ऊपर हम बहुत बहस कर चुके हैं कि किस तरह जो महंगे मुआहदे थे उनकी वजह से हुआ। आज भी जो सबसे सस्ता रेट है हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर के अंदर, वो दो कैटेगरीज का है। एक हमारे लाइफलाइन कंज्यूमर हैं जो 0 से 300 यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं, और दूसरा ट्यूबवेल्स हैं जिनका रेट कोई 9-10 रुपए के करीब है, और लाइफलाइन कंज्यूमर्स का कोई 8 रुपए के करीब यूनिट का रेट है। और जितने बाकी कंज्यूमर हैं पाकिस्तान के, चाहे वो सनत हो जिसका 20 रुपए के करीब रेट है यूनिट का, चाहे वो कमर्शियल हो जिसका 20 से ज़्यादा है, या वो रेजिडेंशियल हो जो 15-16 के करीब है, ये सब सब्सिडाइज करते हैं हमारे लाइफलाइन कंज्यूमर्स को, जो हमारा छोटा सारिफ है, और किसान को जो ट्यूबवेल्स है, उनका रेट इस वक्त हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर में अभी भी सबसे कम है। गंदम के ऊपर बात हुई, क्योंकि इस चीज़ से मैं खुद डील करता रहा हूं जब मैं इंडस्ट्री में था, कि इन्होंने कहा कि जी हमने 1800 रुपये मन रेट करके बड़ा किया। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताऊं, पूरा पिछला साल हर नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी में मैं खुद उस वक्त के वजीर खजाना हफीज शेख साहब के साथ बैठ के चीफ सेक्रेटरी सिंध को हर पीर को कहता था कि अपने गंदम, खुदारा अपने गंदम के स्टॉक्स को रिलीज करो मार्केट में। जुलाई से मैंने ये कहना शुरू किया कि रिलीज करो, वरना सिंध में कीमत ऊपर चली जाएगी आटे की, और वही हुआ। उन्होंने रिलीज नहीं किया, मैं समझता हूं जानबूझ के रिलीज नहीं किया, और उसका नतीजा ये निकला कि अक्टूबर से ऑनवर्ड्स सिंध में आटा बाकी सारे पाकिस्तान से 200 रुपये महंगा हो गया। सिंध में आज भी आप चेक कर लें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा, सिर्फ आटा ही नहीं, आपको बाकी सारी अक्सर कमोडिटीज की कीमतें जो हैं बाकी सारे पाकिस्तान से ज्यादा नजर आएंगी। ना सिर्फ ये, आपको एक और चीज नजर आएगी कि जो डीसी नोटिफाइड रेट है और मार्केट रेट है, उसमें जो फर्क होता है वो चारों सूबों की बनिस्बत सिंध में सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा। जनाब स्पीकर, जो इन्होंने कहा कि जी सिंध की पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, सिंध का लोएस्ट, और ख़ुद ही फिर उन्होंने कह दिया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि सिंध का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो सोशल और हेल्थ के अंदर, वो शायद सबसे कम है। इन्होंने जो जब ये तकरीर करते थे तो बीच में कभी बोलते थे अंग्रेज़ी में, कभी उर्दू में, पता लग जाता था कि कौन सी बात किसको अंग्रेज़ी में समझानी है, किसको उर्दू में। इन्होंने एक बात की कि हम अफ़गानिस्तान में बेसिस किसी को नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बात इन्होंने अंग्रेज़ी में नहीं की, ये इन्होंने उर्दू में की है। बात। ये वो पार्टी है जो कहती थी कि ड्रोन हमले करी जाओ, हम मुजम्मत करी जाएंगे, और तुम तो अमेरिका को कहती थी कि ड्रोन हमले करी जाओ, हम मुजम्मत करी जाएंगे, लोग मरते हैं तो मर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। और आज यहां आके इनको वो ये वाला जो सेक्शन था ना कि हम अफगानिस्तान में जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं बनेंगे, सारा कुछ करेंगे, इस लिबरल जमात ने के जो कायद थे उन्होंने ये वाला हिस्सा अंग्रेजी में नहीं कहा, ये वाला उन्होंने उर्दू में ही कहा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। मैं अब आता हूं, क्योंकि आईएमएफ के ऊपर इन्होंने बात की कि ये आईएमएफ के आगे, आईएमएफ की गुलामी और आईएमएफ के आगे भीख मांगना। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस मुल्क की तारीख में जो जमात सबसे ज्यादा आईएमएफ के पास गई है, ना वो मुस्लिम लीग नून है, ना वो मुस्लिम लीग काफ है, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना वो JUIF है, ना वो कोई और जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सबसे ज्यादा दफा आईएमएफ के पास गई। ये एक हकायक है, और आज अपनी तकरीर बनाने के लिए ये क्या बातें कर गए। अब मैं, ये तो इनका प्रोपोगेंडा था जिसका मेरा जवाब देना मेरा फर्ज था। मैं अब अपनी बजट स्पीच की तरफ आता हूँ। जनाब स्पीकर, ये हमारा तीसरा बजट है, और जब मैंने पहला बजट यहाँ पेश किया था उसी में मैंने कहा था कि हम पहले 2 साल स्टेबलाइजेशन के दौर से गुजरेंगे और उसके बाद हम ग्रोथ के फेज़ में दाखिल होएंगे। यानी कि जो मुल्क हमें मिला था
दिवालिये के करीब था, उसको बचाने के लिए, उसकी मईशत को इस्तेहकाम दिलाने के लिए हमें 2 साल सख्त फैसले करने पड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला तीसरे साल हम ग्रोथ फेज़ में, जहाँ यानी कि माशी तरक्की की रफ्तार जहाँ तेज़ होती है वहाँ चले जाएंगे। और मुझे फ़ख्र है स्पीकर साहब कि आज मैं आपके सामने खड़ा होकर ये कहने वाला हूँ कि 2.5 साल पहले शायद आपने भी ये सोचा नहीं होगा कि मैं उस वक्त जो मुल्क था कि आपके ज़खायर कम हो चुके थे, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ आपको डाउनग्रेड कर चुकी थीं, आपके पास किसी किस्म का इंपोर्ट कवर नहीं था, 28 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट थी साल की, तो आज मैं आपको बैठ के यहाँ पे 2.5 साल बाद ये कह रहा हूँगा कि जनाब स्पीकर हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स 6 साल की आज बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। जनाब स्पीकर ना सिर्फ ये बल्कि जब हम आए तो 9 अरब डॉलर के ज़खायर थे जो आज 16 अरब डॉलर के हैं, वो 9 अरब डॉलर के ज़खायर जो थे वो भी कर्जे पे यानी शॉर्ट टर्म स्वैप्स पे मुश्तमिल थे। हमने उन स्वैप्स को भी क्लियर कर लिया है। जनाब स्पीकर, हमने डेट सर्विसिंग की हाईएस्ट मिकदार हासिल की, यानी कि हमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा वापस करना पड़ रहा है, बैरूनी कर्जा 10 से 12 अरब डॉलर साल का, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और सूद भी शामिल है। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ कि हमने ये वापस किया बल्कि इस साल 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे में इजाफा होएगा, जो पाकिस्तान की पिछले 6 साल की तारीख में सबसे कम इजाफा होगा। जनाब स्पीकर, मैंने उस वक्त आपको कहा था कि करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में है और इसको हमने ठीक करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 4% पे ग्रो भी कर रहे हैं और हम $800 मिलियन करंट अकाउंट के सरप्लस में हैं। जनाब स्पीकर, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि हमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने अपग्रेड किया है, बल्कि फोर्ब्स मैगजीन और जेपी मॉर्गन मैगजीन जो है, जो जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल बैंक है, वो आज इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की वजह से हमें बेहतरीन यहाँ पे इकोनॉमिक फोरकास्ट मिल रहा है। जनाब स्पीकर, इसी सारे स्टेबलाइजेशन के सफ़र के दौरान, इसी सारे माशी इस्लाहात के सफ़र के दौरान हम पे कोविड की आफत आई। और ये जो लोग आजकल टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके अंग्रेज़ी बोलते हैं, ये उस वक्त भी अंग्रेज़ी बोलते थे और कहते थे कि ये फ़लानी स्टडी आई है, ये फ़लानी स्टडी आई है, इन पे काट दो, FIR काट दो इनके ऊपर। और ये कहा गया कि सब कुछ बंद कर दो, ये तो लोगों का कत्लेआम करने लगे हैं। हमने उस वक्त भी कहा और मैं इसी जगह पर खड़े होकर आपके सामने अर्ज़ की थी कि हम डेटा के ऊपर फैसला करेंगे, हम आपके नारों पे फैसला नहीं करेंगे। ये लोग अफरा तफरी के उम्मीदवार थे और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक फैसला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त कहा कि हमने सिर्फ जिंदगियां नहीं बल्कि रोज़गार भी बचाना है, मईशत भी बचानी है। और आज सारी दुनिया, अमरीका से ले के बरतानिया तक, आज हमारे इस फैसले की पज़ेराई की जा रही है कि दुनिया में अगर कोई रोल मॉडल है कि किस तरह कोविड पेंडेमिक से निकले हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। जनाब स्पीकर, हमने बहुत कुछ किया कोविड के दौरान। हमने 35 लाख कारोबारों के बिजली के बिल माफ़ किए, हमने इंडस्ट्री के दर्जनों पैकेजेस दिए, हमने उनके कर्ज़ों को आगे किया, सस्ते कर्ज़ों का इजरा किया, हमने बिल्स को, घरानों के ऊपर बिल्स को हमने डिफ़र किया और सही वक्त पे हमने अपनी सनत को दोबारा खोला, जिसकी वजह से आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमारा हमसाया मुल्क 7-8% दूसरे साल में नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, तो हम 4% पॉजिटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस साल हम ग्रो जो करेंगे वो एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ है, जिसका मतलब यह है कि वो किसी एक सेक्टर से नहीं है, वो मुआशरे के हर सेक्टर से है। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और मुझे फ़ख्र है क्योंकि 2 माह पहले तक मैं इंडस्ट्री का वज़ीर था कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12.9% इस साल अभी तक ग्रो कर रही है। और इसकी वजह से हमारे सीमेंट की हाईएस्ट सेल्स हुई, हमारे फर्टिलाइज़र की हाईएस्ट सेल्स हुई, हमारी गाड़ियां बनाने के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कह रहे हैं हमारी हाईएस्ट सेल्स हुई। होंडा एटलस कंपनी जो मोटर बाइक्स बनाती है, उसके CEO मेरे पास है और उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल हमारी बिकी है। यूरिया जो है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है जनाब स्पीकर। तो इसके अलावा टेक्सटाइल की सनत जो फैसलाबाद की लूमें बंद पड़ी थी, वो वहाँ पर आज रौनकें बहाल हो चुकी हैं। हमारी जो 100 स्पिनिंग मिलें पिछले दौर में बंद हुई थी, वो तकरीबन तमाम बहाल हो चुकी हैं और बल्कि मज़ीद लग रही हैं। तो ये तरक्की का सफ़र है जो हमारी एक तरफ सनत ड्राइव कर रही है, दूसरी तरफ ज़राअत भी पीछे नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस साल गन्ने का अच्छी फसल मिली, हमें गंदम की अच्छी फसल मिली, हमें मेज़ की अच्छी फसल मिली। अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन के अलावा हमें तकरीबन सारी फसलें अच्छी मिली। लेकिन
माजी में ये होता था कि जब फसल अच्छी होती थी तो ज़मींदार को कीमत सही नहीं मिलती थी। जनाब स्पीकर, इस मरतबा कीमत भी ठीक मिल रही है। जब हम आए थे तो 1250 गंदम की कीमत थी, अब 1800 2000 उनको कीमत मिल रही है। जब हम आए थे तो गन्ने की कीमत सिर्फ 130 रुपये मन थी, वो भी मिलने किसी को देती थी, किसी को नहीं देती थी, कटौती करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 250 से 300 रुपये मन तक गन्ना जो है वो बिका है पिछले सीज़न के अंदर। इसी तरह बाकी सारे जो हमारे ज़राअत के हैं उनको बेहतर से बेहतर हमने उनको बेहतर से बेहतर कीमत जो है वो अदा हुई है। पावर सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है और पावर सेक्टर के अंदर जो पिछली हुकूमत ने जो सौदे किए उनकी बनिस्बत हम पे हर साल कैपेसिटी पेमेंट्स का जो फिक्स्ड चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। ये वो किराया है जो हमने बिजली घरों को सारा साल देना है, चाहे हम उस माह बिजली खरीदें या ना खरीदें। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ कि जब हम आए थे तो सालाना सर्कुलर डेट में 450 अरब का इजाफा हो रहा था। उस वक्त से लेके अब तक कैपेसिटी पेमेंट्स में 400 अरब रुपए माहाना का इजाफा हो चुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। हमाद अजहर वफाकी वज़ीर अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से मुल्क चलाना है। इनमें सुनने की हिम्मत नहीं। उन्होंने चैलेंज किया अपोजिशन को कि वो उनकी तकरीर सुनकर जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि एहसास प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ 60 लाख खानदानों की मदद की गई। हमाद अजहर ने मजीद कहा कि उनके दौर में महंगाई की शरह 21% रही। वफाकी वजीर हमाद अजहर का यह भी कहना था कि ये लोग अपने दौर में तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफे इसलिए करते थे, कोई देखना चाहता है कि करप्शन से कैसे तबाही फैलती है तो जाए और सिंध में जाकर देखे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध में हुकूमत बाहर से बैठकर यूनिस मेमन चला रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल हमने नहीं, मुस्लिम लीग नून ने 2015 में बंद की। सिंध में करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया है। उनका यह भी कहना था कि सिंध में आटे समेत हर चीज़ की कीमत दीगर सूबों से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी IMF के पास गई। हमाद अजहर का मजीद कहना था कि इस वक्त हमने बेहतरीन बजट पेश किया। वफाकी वजीर हमाद अजहर कौमी असम्बली में अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें आज एक नाबालिग लेक्चर सुनने को मिला। उनका मजीद कहना था कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया उन्होंने हमें बताया मुईशत कैसे चलेगी। उनमें सुनने की हिम्मत नहीं, कभी अंग्रेज़ी तो कभी उर्दू बोली। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई की शरह 8.5% पर है। हमाद अजहर का मजीद कहना था कि उनके 5 सालों में किसी एक साल भी ग्रोथ 4% ना हुई। एहसास प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ 60 लाख खानदानों की मदद की। उन्होंने मजीद कहा कि उनके दौर में महंगाई की शरह 21% रही। वेलकम बैक। कराची में MKM के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जमा पूंजी करके इकट्ठा करके ये छोटी छोटी सी जगहें अपने लिए बनाई थी, उनको एकदम से जाकर पूरे हमले ने उठाकर फेंक दिया और तोड़ फोड़ मचा दी। तो उनको फौरन मुतबादिल जगह फराहम की जाए और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के और भी बहुत सारे अहकाम हैं, उनके और भी ऑर्डर्स हुए हुए, शारा फैसल के लिए भी बहुत सारे ऑर्डर्स हुए हुए। वहां पर सिर्फ के इन हुक्मरानों की जो है टांगे काटती है जाकर वहां पर इंक्रोचमेंट को रिमूव कराने के लिए, वहां क्यों नहीं जाते? इनका सारा जोर जो है वो कराची की उन उस इलाकों में चलता है कि जहां पर मुहाजिर बसते हैं, जहां पर मुहाजिर आबादी है। जाएगा जाकर आप तक सोलाकोट में भी बहुत सारी इंक्रोचमेंट है, क्यों नहीं रिमूव करते? बनारस के ऊपर भी बहुत सारी इंक्रोचमेंट है, क्यों नहीं रिमूव करते? हम किसी की जगह को खत्म करने के लिए नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि अगर किसी ने गलत तरीके से या किसी भी वजह से अगर अपना घर बना लिया है तो भाई उसको रेगुलराइज कर दे, उसके ऊपर जुर्माना लगा दे। आप बहरिया टाउन के ऊपर जुर्माना लगाकर उसको तो कानूनी शक्ल इख्तियार करने की इजाजत दे देते हैं। आप बनीगाला के ऊपर भी जो है वो जुर्माना लगाते हैं और उसको भी रेगुलराइज कर देते हैं। तो भाई कराची के शहरियों ने क्या कसूर किया है? अगर इनसे कोई गलती हो भी गई है तो आप उनके ऊपर जुर्माना लगा दें, उनकी जगहें कम से कम उनके सरों से उनकी छतें ना छीने। के साथ आपके मामला मैं कुछ बात कर लेता हूँ। देखिए, ये इशू ऐसा है कि पूरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो कि नुमाइंदा जमात है
ख़ास तौर पे कराचीइट्स 7.5 लाख से ज़्यादा पिछले इलेक्शन में वोट लिया है। यहाँ के लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। हम जो फैसले आ रहे हैं और जिस तरह से उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। कराची में 2 किस्म की ज़मीनें हैं, एक फेडरल कंट्रोल और एक सूबे की कंट्रोल्ड लैंड है। फेडरल कंट्रोल लैंड पे भी इंक्रोचमेंट हो रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सिविल एविएशन की लैंड। सिंध गवर्नमेंट और ये महकमे खुद मिलके ये इंक्रोचमेंट करवा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की जो लैंड है उस पर भी इंक्रोचमेंट हो रही है, ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। अब देखने की बात यह है, मेरी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस साहब से होगी कि क्या हुकूमत वक्त ने बेसिक नीड्स इस शहर के शहरियों की पूरी कर दी हैं? क्या पानी पीने का मुहैया किया है? पिछले 13 सालों से हम देख रहे हैं इस हुकूमत को। क्या ट्रांसपोर्ट है इस शहर में? क्या घर हाउसिंग स्कीम्स दी जा रही हैं? क्या सड़कें ठीक हैं? क्या एम्बुलेंस है? क्या मैयत गाड़ी दी है सिंध गवर्नमेंट ने? एक बस नहीं चलाई 13 सालों में। ये बेसिक नीड्स होती हैं जिसको हमारी जुडिशरी को भी देखना है कि क्या हुकूमत वक्त बेसिक नीड आदमी पूरी कर। कराची में एमक्यूएम के रहनुमा इस वक्त मीडिया से बातें कर रहे हैं, इस बारे में आपको मजीद बताएंगे। फिलहाल वक्त शामिल करेंगे मौसम का हाल। The news is brought to you by जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR। Every journey has a destination। कराची का मौसम आज भी गर्म रहने की पेशनगोई कर दी गई है। समुद्री हवाएं मुअत्तल होने से शहर में हब्स की फिजा बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कल तक शहर में कहीं हल्की कहीं दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। खेलों के मैदान से आपको बताएं, अबू धाबी में PSL 6 के एक अहम मैच में कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 7 रन से हरा दिया। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 177 रन का हदफ दिया था। जवाब में लाहौर कलंदर्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में 169 रन बना सकी। कराची किंग्स के नूर अहमद ने 19 रन देकर 2 विकेटें हासिल करके अपनी टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। अपडेट कर रहे हैं आपको, अबू धाबी में PSL 6 के एक अहम मैच में कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 7 रन से हरा दिया। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 177 रन का हदफ दिया था। जवाब में लाहौर कलंदर्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में 169 रन बना सकी। कराची किंग्स के नूर अहमद ने 19 रन देकर 2 विकेटें हासिल करके अपनी टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। जम के फील्डिंग करने में दाग तो लगते हैं, लेकिन जो दागों की फिक्र किए बगैर फील्डिंग में जोश दिखाए उसे दागों का चैंपियन कहते हैं। इस अनोखे टाइटल और ट्रॉफी के लिए जो मिलेगी फील्डिंग के सबसे जांबाज खिलाड़ी को, देखते हैं किसने कितना जोर लगाया। Brilliant dive by Hassan Khan. Just lucky रहे. He can hit them hard because they've gone straight up. And despite the efforts on the boundaries. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।